मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है मंत्रिमंडलीय समितियां। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कैबिनेट। मंत्रिमंडल का है कैबिनेट कमेटीज। मित्रों, इससे पहले के लेक्चर में आपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमें पहले मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सभी मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, वो एक बड़ा संगठन है और उसी में से कुछ लोगों की अलग से एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, और बटने चढ़ के उसमें सारे के सारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इससे पहले कि आप मंत्रिमंडलीय समिति वाले इस लेक्चर को सुनेंगे, आपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप पहले मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इससे पहले के जो लेक्चर हैं उन्हें आप सुन लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल क्या होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपको इस मंत्रिमंडल यानी कि ये जो कैबिनेट है इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं लगेगी, क्या है, क्यों है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कितनी शक्तिशाली है, तब तक आप फिर उन समितियों के भी इम्पोर्टेंस का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। और सच पूछे तो ये जो समितियां हैं क्या करती हैं, इनके बारे में चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। देखिए, आप मेरी बात सुन लेंगे, किताबों में इसके लिए चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी। इसलिए मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया हो तो प्लीज़ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनकी बहुत अच्छी जानकारी आप हासिल कर लीजिए। फिर हम इस मंत्रिमंडलीय समिति में के बारे में बात करेंगे। मित्रों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। अभी मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मंत्री परिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ये बड़ा संगठन है, और इसके बाद इसे यूं कह लीजिए कि ये इतना बड़ा संगठन है, और इसी में से निकला हुआ ये एक छोटा सा संगठन है जिसे हम कहेंगे मंत्रिमंडल, कैबिनेट। ये इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, यही है जो कुछ भी है, कैबिनेट ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मंत्रिमंडलीय समितियां, यानी कि ये मंत्री परिषदीय समितियां नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, यानी कि ऐसी समितियां जो कैबिनेट से जुड़ी हुई हैं। तो क्या मंत्री परिषद की समिति नहीं होनी चाहिए? एक प्रश्न उठता है कि ये जो मंत्री परिषद है, अगर मंत्रिमंडल की समिति है जो कि एक छोटा समूह है, तो क्या मंत्री परिषद की समिति नहीं होनी चाहिए जो कि एक बड़ा समूह है? एक प्रश्न उठता है ये दिमाग में, और अगर आपके भी उठ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे लक्षण है मित्रों। लेकिन अगर आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझ चुके हैं तो उसका जवाब उसमें निहित है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शायद एक बार ही नहीं बल्कि 2-3 बार इसको रिपीट किया है कि आप कहीं भी मंत्री परिषद की मीटिंग के बारे में नहीं पढ़ते होंगे, कहीं भी कि मंत्री परिषद की मीटिंग हुई। जब भी आपको पढ़ने को मिलता है, मंत्रिमंडल की मीटिंग के बारे में पढ़ने को मिलता है। दूसरी बात आप देखते हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया है कि हर वेडनेसडे की रात की जो न्यूज़ होती है, रेडियो की न्यूज़, जिसमें आपको मिलेगा मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिए। मतलब जो कुछ भी है इनफैक्ट मंत्रिमंडल ही है, यानी कि इसकी वीकली बैठक हो रही है। तो स्वाभाविक है कि चूंकि सब कुछ जो करता धरता है यही सरकार है, आप मान करके चलिए कि यही सरकार की पर्यायवाची है। जो सारे के सारे जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो मंत्रिमंडल में ही निहित हैं। मंत्रिपरिषद की तो कभी बैठक ही नहीं होती है।
मंत्रिपरिषद नाम का एज सच ऐसा कोई अलग से सचिवालय नहीं है या कोई अलग से ऑफिस नहीं है जिसको आप विजुलाइज कर सकें और या आप कह सकें कि मैं मंत्रिपरिषद जा रहा हूं। ऐसा नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं मैं कैबिनेट जा रहा हूं, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय है। लेकिन आपको मंत्री परिषद सचिवालय या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऑफिस में जा रहा हूं, ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप मंत्री परिषद के ऑफिस में जाने की बजाय जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं कि मैं मंत्री के ऑफिस में जा रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि मैं मंत्रालय में जा रहा हूं। ये मंत्रालय है, हर मंत्री के साथ एक मंत्रालय जुड़ा हुआ है, और ये जो मंत्री है ये मंत्री इस मंत्री परिषद से आया हुआ है, यहां से यहां पहुंचा है, ये मंत्रालय पहुंचा है। एज सच मंत्री परिषद जैसी कोई संस्था एग्जिस्टेंस में, मतलब भौतिक रूप में, उस रूप में तो है कि मंत्री परिषद का बाकायदे गठन होता है, शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति जी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनका कोई अलग से सचिवालय, मंत्रालय, मंत्री परिषद का कोई मंत्रालय हो, इस तरीके से नहीं होता। तो बट नेचुरल है मित्रों कि अगर उसका कोई ऐसा संगठन नहीं है, उस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, भौतिक रूप में हमें दिखाई नहीं देता, उसका संचालन करने की भी जरूरत नहीं, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल सब कुछ निर्णय लेता है, तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल को निर्णय लेने के लिए कुछ चीजों की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही तो निर्णय नहीं ले लिए जाएंगे। इसीलिए मित्रों, यहां मैं जो बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये कि जो कुछ भी है ये मंत्रिमंडल है, और सच पूछे तो मंत्रिमंडल का जो कार्य संचालन होता है, इसका जो कार्य संचालन होता है, या किस तरीके से मंत्रिमंडल अपने कामों को अंजाम देती है, उसके लिए इसके पास दो तरह के औजार हैं कह लीजिए, या दो तरह के संगठन हैं, दो तरह के उपाय हैं, इसके दो हाथ हैं जिससे कि मंत्रिमंडल अपना काम करती है। इसमें एक होती हैं इसकी समितियां, ये अपनी समितियों के माध्यम से काम करती, जिससे हम कहते हैं कमेटीज, और दूसरा होता है इसका सचिवालय, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटेरिएट। इन दो के माध्यम से जो मंत्रिमंडल है वह अपना काम करती है। ये दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास, और इनकी सहायता से जो मंत्रिमंडल है वह अपना काम करती है। तो मित्रों, सबसे पहले अब हम देखेंगे मंत्रिमंडल समितियों को। हम समितियों के बारे में जानना चाहेंगे। अब मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो लिखने की सुविधा की दृष्टि से सिर्फ समितियां लिख रहा हूं, लेकिन आप इसके सामने मंत्रिमंडल जोड़ करके देखिएगा। वो खासकर इसलिए कि देखिए, एक मंत्रिमंडल समितियां होती हैं यहाँ, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे स्पष्ट ही कर दूं, क्योंकि आगे चल करके हम कुछ और समितियों के बारे में पढ़ेंगे। वो होती हैं मित्रों संसदीय समितियां। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं यही स्पष्ट कर दूं, कहीं आगे चल करके मैं भूल जाऊं उसे स्पष्ट करना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रह जाए। ये दो तरह की समितियां आपको पढ़ने को मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस की किताब में। जैसा कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को शायद कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस को स्पेशली, तो मैंने एक बात बताई थी कि सबसे अच्छा एक जो तरीका होता है वो है कि हम ये जो नामकरण हुए हैं इनको देखें ध्यान से, क्योंकि जो नाम रखे जाते हैं वो आदमी के नाम की तरह नहीं होते कि कुछ भी जो पसंद आया रख दिए, उसका चरित्र से कोई देना नहीं। पता लगा कि लक्ष्मीबाई भीख मांग रही हैं, अब है नाम तो लक्ष्मीबाई है लेकिन भीख मांग रही हैं, उसका चरित्र उनके काम से और नाम से दोनों का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो नाम ऐसी संस्थाओं के रखे जाते हैं तो कुछ न कुछ उनके काम से उसका रिश्ता होता है, वो अपने काम से संबंधित होंगे, चरित्र से संबंधित होंगे, कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा, तभी उसका वो नाम रखा गया है। तो मित्रों, अब यहाँ सच पूछे तो जो शेक्सपियर की कहावत है कि नाम में क्या रखा है, अगर आप गुलाब को गुलाब न कह करके कुछ और कहेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, वस्तुओं के बारे में तो ठीक है, लेकिन सच पूछिए तो संस्थाओं के बारे में वो ठीक नहीं है, क्योंकि संस्थाओं को तो
अगर आप उसको संसदीय समिति को अगर आप मंत्रिमंडल समिति कहने लगेंगे या संसदीय समिति को प्रधानमंत्री समिति कहने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संसद की जो समिति होगी उसी को आप संसद की समिति कहेंगे, और जो मंत्रिमंडल की समिति होगी उसी को आप मंत्रिमंडलीय समिति कहेंगे। सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स, ये जो समिति है, यहां दो चीजें आप देखिए। नंबर एक, मंत्रिमंडल की सहायता के लिए होगी। इसका काम होगा मंत्रिमंडल की मदद करना या मंत्रिमंडल के कामों को पूरा करना, जो भी मंत्रिमंडल उसे काम सौंपेगी, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समिति है ना। दूसरा, इसके जो सदस्य होंगे, आमतौर पर ऐसा होता है, वो मंत्रिमंडल के मेंबर होंगे। मंत्रिमंडलीय समिति है ये, तो सदस्य उसी के ही होंगे, राइट। अगर कॉमनवेल्थ आप गेम खेलते हैं, भाग लेते हैं, तो उसमें वही देश होंगे ना जो कॉमनवेल्थ संगठन के सदस्य होंगे। या जब एशियाड होता है तो उसमें कौन से देश होते हैं? एशिया महाद्वीप के ही देश होंगे, उसमें अफ्रीका महाद्वीप देश का कोई देश तो खेल नहीं सकता है। तो सिंपल सी चीज यहाँ भी यही है। तो इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे आमतौर पर, सामान्यतया, है ना। लेकिन थोड़ा सा जब उसको देखेंगे तो मैं अलग से थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे हम संसदीय समिति की बात करते हैं, तो अब आप देखिए कि इसका काम क्या हुआ। ठीक बिल्कुल इसी के पैरेलल यहां ले लीजिए। इसका काम होगा संसद की सहायता करना, यानी कि ये जो समितियां बनाई जाएंगी, ये समितियां संसद के कामों में उसका हाथ बटाएंगी, उसकी मदद करेंगी, जो भी आप कह लीजिए, उसके वर्कलोड को कम करेंगी। दूसरा, फिर आप देखेंगे कि संसदीय समितियों में बटने चढ़ है कि मेंबर होंगे, आदमी तो होगा ही, तो कौन लोग होंगे? तो जो सदस्य होंगे वो बटने चढ़ रहे कि वो संसद के सदस्य होंगे। और जब हम संसद के सदस्य कहेंगे तो मित्रों, ये संसद का मतलब है दोनों हो जाएगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा। हालांकि संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति थोड़ी सदस्य होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे। तो जिस तरह से यहाँ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे, उसी तरह से आप यहाँ कह लीजिए कि यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। जो मंत्रिमंडल में जो मेंबर हैं वो मंत्रिमंडलीय समितियों के सदस्य होंगे। अब यहाँ के व्यक्ति को आप कल्पना करके देखिए कि संसद के व्यक्ति को अगर यहाँ घुसा दिया जाएगा तो आप देखते हैं ना कि थोड़ा सा उसकी जो होमोजीनियसिटी होती है, मतलब उसकी जो समरूपता होती है, वो बाधित हो जाएगी। फिर उनके अपने अधिकार होते हैं, उनकी अपनी जानकारियाँ होती हैं। तो यही केवल नहीं, जितने भी संगठन होते हैं लगभग ऑलमोस्ट इसी सिद्धांत के तहत काम करते हैं। तो मित्रों, यहाँ बहुत क्लियर आपको है कि अभी हम मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात कर रहे हैं, संसदीय समितियों के बारे में नहीं। जब हम पूरी तरह से संसद का परिचय प्राप्त कर लेंगे, देखिए अभी तो हम लोकसभा में अटके हुए हैं, है ना, अभी तो हम राज्यसभा तक पहुंचे ही नहीं हैं। तो जब हम राज्यसभा के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेंगे, इक्विप्ड हो जाएंगे, नॉलेज हो जाएगी हमें, नॉलेज से इक्विप्ड हो जाएंगे, फिर हम संसदीय समितियों के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कुछ संसदीय समितियां बड़ी पावरफुल संसदीय समितियां होती हैं और अखबारों में भी आपको उनके बारे में अक्सर पढ़ने को मिल जाता है। तो अब हम यहाँ केवल याद रखिए कि मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। अब हम देखते हैं मित्रों कि ये मंत्रिमंडलीय समितियां क्या हैं। पहले मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, समिति का मतलब है कुछ मेंबर्स होंगे, है ना। ये जो समितियां होती हैं, जो कमेटी होती हैं, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। सामान्य तौर पर ये बहुत बड़ी नहीं होती मित्रों। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा संगठन बना दिया जाता है। ये देखा जाता है कि मंत्रिमंडलीय समितियों में 3 से लेकर, अगर हम अभी तक का देखें, 3 से लेकर 8 तक इसके सदस्य होते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये समितियां कितनी छोटी होती होंगी। मतलब मिनिमम ये 3 तो रख ही लिए जाते हैं, क्योंकि आखिर में विचार विमर्श करना है, चीज़ों के बारे में निर्णय लेना है, तो 3 लोगों को एटलीस्ट होने ही चाहिए। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8, और इससे और ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा सकते मतलब कि कैबिनेट के कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। जैसे मंत्रिपरिषद हो सकते हैं तो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स।
तो 80 समझ लीजिए। तो 80 में से कितने कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर ही मंत्रिमंडलीय समितियों में आमतौर पर होते हैं। सब वरिष्ठ मंत्री होते हैं और कई समितियां होती हैं। इन कैबिनेट मिनिस्टर्स पर अपने ही कामों का बोझ इतना ज़्यादा होता है और फिर समितियों के भी काम का बोझ, तो स्वाभाविक है कि फिर इन्हें बहुत बड़ा नहीं रखा जाता। इनकी संख्या जो होती है वो 3 से 8 तक ही होती, आप समझ सकते हैं।